यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगल क्लच के बारे में। सेंट्रीफ्यूगल क्लच जैसे हम लोग यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं किस टाइप का क्लच होता है, उसके पार्ट्स दिखाए गए हैं। ड्रम केसिंग कहाँ पे होती है, ड्राइविंग शाफ्ट कहाँ पे है, सेंटर में हाई फ्रिक्शनल मटेरियल होता है उस क्लच के अंदर, शूज लगे हुए रहते हैं, हाई फ्रिक्शन मटेरियल होता है। हमारे बाइक के अंदर भी एक क्लच आपको दिखाई देगा। सो ये जो सेंट्रीफ्यूगल क्लच होता है ये छोटे तथा कम पावर वाले जो टू व्हीलर व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर इस्तेमाल में लाया जाता है। इसकी सेंट्रल शाफ्ट जो होती है ये इंजन के द्वारा जब हाई स्पीड से घुमाई जाती है या घूमती है तो उस पर लगे भार या प्रेशर जो होता है या लोड जो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्लच प्लेट पर बाहर की ओर दबाव डाल देता है। इससे दोनों प्लेट जो होती है ये दोनों प्लेट्स के मिडल में फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता है और सबसे ज्यादा पावर ट्रांसमिट होने लगता है। और जैसे ही स्पीड कम होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है कम हो जाता है और जिसकी वजह से क्लच प्लेट्स के ऊपर प्रेशर कम होता है, स्प्रिंग एक दूसरे से अलग अलग होना चालू हो जाता है। तो अगर हम लोग सेंट्रीफ्यूगल क्लच की बात करें तो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो जहां पे पावर प्रोड्यूसिंग एलिमेंट है, पावर तैयार हो रही है जैसे कि मोटर का शाफ्ट, तो ये सेंट्रल ड्राइविंग शाफ्ट जो होता है ये क्या करता है, किसके साथ में जुड़ा हुआ रहता है, तो मेन ड्राइवर के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। और जैसे ही मोटर घूमने लगती है या पावर प्रोड्यूसिंग एलिमेंट या ड्राइवर शाफ्ट घूमता है, उस किसको घुमाता है, इन हाई फ्रिक्शनल मटेरियल लगा हुआ जो शू होते हैं उनको घुमाता है। तो ये कब होता है, जब इनके ऊपर लोड आता है, ज्यादा फ्रिक्शन से घूमती है उस समय पे। तो जैसे वो घूमती है, घूमते समय वो किसके साथ में, देखो वो कैसे स्प्रिंग की वजह से क्या करती है, वो अपने जगह से मूव हो जाती है और किसके कांटेक्ट में आती है, तो ये जो हाई फ्रिक्शनल मटेरियल डिस्क के ऊपर लगा हुआ रहता है, इस डिस्क के साथ में ये हाई फ्रिक्शनल मटेरियल और इन शू के ऊपर लगा हुआ जो मटेरियल हम लोग देख रहे हैं, मटेरियल की प्लेट्स, ये इनके साथ में कांटेक्ट में आती है। जैसे हमारे बाइक्स के अंदर ब्रेक लगते हैं, शू ब्रेक्स, सेम वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, फंक्शन होता है। और ये क्या करते हैं, किसके साथ में जुड़ते हैं, तो इस डिस्क के साथ में ये जुड़ते हैं, जिसको हम लोग फ्लाईव्हील भी कह सकते हैं। तो वो मटेरियल कैसा बिठाया हुआ रहता है वो यहाँ पे दिखाया गया है, स्प्रिंग्स कैसे है, कहाँ पे लगी हुई है वो दिखाई है। तो जैसे वो फ्रिक्शन बढ़ता है, इनका कांटेक्ट इन शू या हाई फ्रिक्शनल मटेरियल के साथ में जो यहाँ पे लगा हुआ है उसके साथ में इन शूज का कांटेक्ट होता है। और जैसे कांटेक्ट होता है, इनसे निकलने वाली जो पावर है वो पावर ऊपर वाले डिस्क को मिलती है और वो डिस्क घूमती है। और इस तरीके से जो चक है, और सॉरी जो क्लच है, वो क्लच क्या करता है, पावर को ट्रांसमिट करने का काम करता है। सो सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या है, तो सेंटर में बनने वाला फोर्स, जो फोर्स सर्कुलरली घूम के पावर प्रोड्यूसिंग या पावर ट्रांसमिटिंग एलिमेंट्स को चलाने का काम करता है। फॉर दैट रीजन इसका जो ऑपरेट होने का तरीका है, जैसे हम लोग ड्राइंग में देख रहे हैं कि स्प्रिंग कहाँ पे लगी हुई रहती है, इस तरीके से स्प्रिंग लगी हुई रहती है। सो जब ये स्पीड पकड़ता है, जैसे जैसे इसके अंदर आने वाली गति बढ़ती है, गति बढ़ने की वजह से ये स्प्रिंग का टेंशन बढ़ता है और एक पर्टिकुलर टेंशन में जाने के बाद या पर्टिकुलर स्पीड में पहुंचने के बाद ये जो शूज है हम लोग देख रहे हैं ये ऑपरेट होते हैं स्पीड में आने के बाद।
उस तरीके से ये स्प्रिंग्स इस्तेमाल में लाई जाती है कि पर्टिकुलर स्पीड में चलने के बाद ये स्प्रिंग क्या हो जाएगी, ऑपरेट हो जाएगी और ये शू यहाँ पे आके बैठ जाएंगे, अपनी पकड़ बिठाएंगे और रनिंग कंडीशन में ही क्या होगा, पावर ट्रांसमिट हो जाएगा। जैसे स्पीड कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली स्प्रिंग जो है अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगी। ये जो शू है वो शू यहाँ पे ड्राइंग में जैसे दिखाए उसी पोजीशन में आ जाएंगे। जैसे कि स्पीड में चलने के बाद ये पोजीशन चेंज करते हैं, लेकिन स्पीड कम होने के बाद ऑटोमेटिकली वो नॉर्मल कंडीशन में, न्यूट्रल कंडीशन में आ जाएंगे और शू अपना काम करना बंद कर देगा, तो जिसकी वजह से पावर ट्रांसमिशन रुक जाएगा। डिपेंड होता है स्पीड के ऊपर, और वो किसकी वजह से होता है, दैट इज नोन एज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, रोटेशनल फोर्स जो होता है उसकी वजह से यह क्लच ऑपरेट होता है। सो फॉर दैट रीजन दिस क्लच इज नोन एज अ सेंट्रीफ्यूगल क्लच। तो सेंट्रीफ्यूगल क्लच क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल रोटेशन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसीलिए इसको सेंट्रीफ्यूगल क्लच के नाम से जाना जाता है। तो क्लच और उसके जो टाइप्स है, पार्ट्स है, उसको हम लोगों ने देख लिया कि सेंट्रीफ्यूगल किस तरीके से काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें देखना है दैट इज नोन एज मैग्नेटिक मल्टी टाइप क्लच। मैग्नेटिक सिंगल टाइप भी आते हैं, मल्टी टाइप्स भी आते हैं। इस्तेमाल के ऊपर उनको कहाँ पे इस्तेमाल करना है और वो कैसे काम करता है तो यहाँ पे दिखाया है। ये मैग्नेटिक कॉइल कहाँ पे है वो दिखाई गई है, फ्लक्स जो हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक कॉइल्स। ओके, मैग्नेटिक पाउडर है, इसका इस्तेमाल किया जाता है उसके अंदर, और वो क्या करती है, अपने आप को मैग्नेटिक कॉइल के नजदीक ले जाकर क्या करती है, एक जो गैप होता है वो गैप लॉक करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, क्लच ऑपरेट होता है, एंगेज हो जाता है। जैसे वो अपनी जगह से डिसएंगेज हो जाएंगी, मतलब क्या है, अंदर आने वाला जो मैग्नेट को जनरेट करने वाला जो सप्लाई वो बंद हो जाए और मैग्नेट जो है वो डीमैग्नेट हो जाए, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो मटेरियल जो है या मैग्नेटिक पाउडर जो है ये वहां से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो ऑटोमेटिकली क्लच जो है वो एंगेज जहां पे हुआ वो डिसएंगेज हो जाएगा। तो वो फंक्शनिंग यहाँ पे ड्राइंग में दिखाई है, पार्ट्स दिखाए है। जो मैग्नेटिक क्लच होते हैं उसके पार्ट्स यहाँ पे ड्राइंग में दर्शाया है, किस तरीके से पावर को वहां पे लाया जाता है। तो उसको पावर ट्रांसफर करने वाले या इलेक्ट्रिसिटी उस क्लच तक लाने ले जाने वाले जो वायर से उनको यहाँ पे दिखाया गया है। जानते हैं मैग्नेटिक मल्टीपल क्लच जो है उसके बारे में। मैग्नेटिक मल्टीपल क्लचेज जो होते हैं इसी को बहुत सारे लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मल्टीपल डिस्क क्लच के नाम से भी जानते हैं। इस क्लच के अंदर मैग्नेटिक कॉइल जो होती है उस मैग्नेटिक कॉइल के ऊपर डायरेक्ट करंट जो है वो छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बनता है जो डिस्क के बीच में से गुजरता है। जो डिस्क होती है उसके बीच में से गुजरता है और ड्राइव को ट्रांसमिट करने के लिए पावर को आर्मेचर डिस्क के ऊपर वो फोर्स लगाता है या वो फोर्स करता है, जैसे कि हम लोग ड्राइंग में यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे कि ड्राइंग में मैंने आपको बताया कि उसका फंक्शनिंग कैसे होता है। जब फील्ड जनरेट होती है मैग्नेटिक फील्ड, तो वो क्या करती है, मैग्नेटिक मटेरियल को अपने अंदर या अपनी तरफ खींचती है और वो मटेरियल वहां पे जाने के बाद क्या होता है, जो डिस्क होता है उस डिस्क के ऊपर वो प्रेशर लाया जाता है, जिसकी वजह से क्लच का एंगेज होना और डिसएंगेज होना तय होता है। और ये जो मैग्नेटिक क्लच है, इस मैग्नेटिक क्लच का इस्तेमाल बहुत सारी फैक्ट्रीज के अंदर या फिर हम लोग कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल हाउसेस है, बिजली घर हम लोग जिसको बोलते हैं, उसमें अलग अलग मशीनों को पावर ट्रांसमिट करने के लिए अलग अलग मशीनों के अंदर इन्हें बिठाया हुआ मिलता है। और इन क्लचेस को बहुत दूर बैठ के हम लोग केबल के द्वारा ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इसको इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ही इसको पावर सप्लाई मिलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच ऑपरेट होना चालू हो जाता है या एक्टिव होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमें देखना है उसे क्या कहते हैं, तो एयर क्लच के नाम से जानते हैं। एयर क्लच नाम में लिखा है एयर क्लच। क्लच है वो एयर के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, एंगेज और डिसएंगेज होता है। सो एयर के थ्रू ऑपरेट होने के लिए उसके अंदर एयर के साथ में कांटेक्ट करने वाले या एयर का प्रेशर
पर्टिकुलर डिस्क के ऊपर लगाने वाले एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि स्प्रिंग्स है और न्योप्रेन रबर ट्यूब्स वहां पे लगी हुई रहती है, तो जिसके अंदर एयर जाने के बाद वो ट्यूब्स क्या हो जाती है, फूल जाती है, प्रेशर प्लेट के ऊपर प्रेशर डालती है और एंगेज और डिसएंगेज होने का काम होता है। मतलब एयर रिलीज होगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम होने के बाद क्लच डिसएंगेज हो जाएगा। जैसे ही आप फिर से एयर डालोगे, एयर भर दी जाएगी। एयर भरने की वजह से प्रेशर प्लेट जो होती है, या जो हम लोग बोल सकते हैं क्लच की जो प्लेट्स होती है, उनके ऊपर प्रेशर पड़ने से पे वो एंगेज हो जाएंगी। तो ये जो एयर क्लच है, इन एयर क्लच के अंदर हम लोग कहे तो वायु जो होता है, एयर जो होती है, उसके दबाव से हम लोग एयर क्लच को ऑपरेट कर सकते हैं या चला सकते हैं, या वो चलाया जाता है। तो ये जो क्लच है उसके अंदर कोई भी मैकेनिकल एडजस्टमेंट की या मोमेंटम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इन एयर क्लच के अंदर एयर प्रेशर बने रहने तक ही क्लच जो है वो ऑपरेटेड रहता है। जैसे ही एयर का दबाव या प्रेशर कम हो जाता है, क्लच ऑटोमेटिकली डिसएंगेज हो जाता है। इस्तेमाल जो होता है एयर क्लच का, वो ऐसी जगहों पे किया जाता है जहां पे ऐसी जगहों पे एयर क्लचेस का इस्तेमाल किया जाता है जहां पे हमें टॉर्क जो होता है इंजन और ट्रांसमिशन के बीच अच्छी तरीके से ट्रांसमिट करना है। ऐसी जगहों पे एयर क्लचेस जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसी जगह जहां पे स्मूथ और कंट्रोल्ड ट्रांसमिशन रिक्वायर्ड होता है, उन जगहों पे एयर क्लचेस का इस्तेमाल जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। जहां पे न्यूमेटिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब हवा के जरिए बहुत सारे मशीनों को चलाया जाता है। उन मशीनों को चालू और बंद करने के लिए या पावर ट्रांसमिशन मॉड्यूल में एयर क्लचेस जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एयर क्लचेस को बहुत सारी व्हीकल्स के अंदर भी एज अ पावर ट्रांसमिशन मॉड्यूल के थ्रू इस्तेमाल में लाया जाता है। सो एयर क्लच क्या है ये हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया। एयर क्लच में लिखा ही गया है एयर क्लच, मतलब ये ध्यान में रखना है, इट इज अ न्यूमेटिक इक्विपमेंट और न्यूमेटिक डिवाइस। एयर क्लच के जरिए हम लोग पावर को ट्रांसमिट करते समय एयर क्लच को ऑपरेट करने के लिए हमें एयर मीडिया का इस्तेमाल करना पड़ता है। वहां पे ऑपरेट करने वाला मीडिया कौन सा होता है, एयर। एयर के जरिए इस क्लच को हम लोग चालू और बंद कर सकते हैं, ऑन और ऑफ कर सकते हैं, इसको ऑपरेटिंग कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। जैसे कि मैग्नेटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, एज इट इज एयर क्लच के अंदर एयर क्लच को ऑपरेट करने के लिए, चालू बंद करने के लिए हमें एयर की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमें देखना है उसे कहा जाता है ओवरराइडिंग क्लच। ओवरराइडिंग क्लच जो होता है उसके जो पार्ट्स है उनको यहाँ पे दिखाया गया है। दिस इज नोन एज द पिनियन शाफ्ट, सो रोलर्स, गाइड पिन्स जो स्प्रिंग के बराबर अंदर बिठाई गई है, जो स्प्रिंग के ऊपर प्रेशर रखने का काम करती है। दिस इज नोन एज द स्प्रिंग। ओवररनिंग क्लच रिंग्स, जिसके अंदर ओवररनिंग क्लच रिंग्स मतलब इसके अंदर ये सभी पार्ट स्प्रिंग, स्पिन और रोलर जो है वो बिठाए हुए रहते हैं। ये ध्यान में रखना है। कुछ लोग इसको ओवर रनिंग क्लच के नाम से जानते हैं, कुछ लोग ओवर राइडिंग क्लच के नाम से भी इसको जानते हैं। ये ध्यान में रखना है कि ओवर राइडिंग क्लच जो है या ओवर रनिंग क्लच जो है ये सिलेंड्रिकल रोलर के द्वारा घूमने वाली, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्निंग मूवमेंट, को ट्रांसफर करने का काम करता है। मतलब टर्निंग मूवमेंट को ट्रांसफर करने के लिए इस क्लच का इस्तेमाल जो है ये किया जाता है। कहाँ पे होता है तो ऑटोमोबाइल्स के अंदर या ऑटोमोबाइल इंजन के अंदर हम लोग ओवरराइडिंग क्लच का इस्तेमाल करते हैं। इन क्लचेस को फ्री व्हील क्लचेस के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंदर फ्री व्हील्स का इस्तेमाल किया। इस शाफ्ट के इस्तेमाल से हम लोग फ्री व्हील को एक डायरेक्शन में और क्लच को दूसरे डायरेक्शन में
हम लोग घुमा सकते हैं। जब ड्रिवन शाफ्ट जोर से या बहुत गति से घूमता है तब मैकेनिकल मोमेंटम के कारण ड्राइवर शाफ्ट जो है ड्रिवन शाफ्ट जो है ड्राइव शाफ्ट जो है वो ड्राइव शाफ्ट ड्रिवन शाफ्ट से अलग हो जाता है। मतलब स्पीड बढ़ने पर ऑटोमेटिकली ये डिस्कनेक्ट हो जाता है यूजिंग द फ्लाईव्हील। इसके अंदर फ्लाईव्हील इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसको फ्लाईव्हील क्लचेस के नाम से भी जाना जाता है। सो ओवर रनिंग क्लचेस या ओवर राइडिंग क्लचेस क्या है ये हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है या समझ लिया है। सो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जो क्लच होते हैं ये एक मैकेनिकल डिवाइस है और पावर ट्रांसमिशन मॉड्यूल के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे ड्राइंग में देख रहे हैं कि जब पावर ट्रांसमिट होती है क्लचेस के एंगेज और डिसएंगेज होने से पावर ट्रांसमिशन क्या होता है, रुक जाता है या फिर पावर ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे गियर्स को शिफ्ट करना है तो गियर को शिफ्ट करते समय हमें किसको इस्तेमाल करना पड़ता है, क्लच के पेडल्स का। सो क्लच पेडल्स किस तरीके से फंक्शन करते हैं तो वो भी हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ड्राइंग में देख रहे हैं। उसको भी यहाँ पे दर्शाया गया है कि क्लच पेडल को आप जैसे प्रेशर डालोगे वो प्रेशर कहाँ पे आएगा, क्लच के ऊपर आएगा, क्लच एंगेज हो जाएगा। क्लच एंगेज होने के बाद जैसे ही आप गियर को शिफ्ट करते हो, गियर लेवल को शिफ्ट करने के बाद गियर एंगेज हो जाएंगे और पावर जो है ये पावर ट्रांसमिट होना चालू हो जाएगा। सो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, गाड़ी स्टार्ट होने के बाद क्लच को या क्लच पेडल को दबा दिया जाता है जिसकी वजह से पर्टिकुलर प्रेशर जो है ये प्रेशर यहाँ पे क्लच के ऊपर बनता है। क्लच एंगेज और डिसएंगेज होके पावर प्रोड्यूसिंग जो है ये चालू हो जाती है या बंद की जाती है यूजिंग द क्लच पेडल। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। सेम फंक्शन यहाँ नीचे ड्राइंग में दिखाई गई किस तरीके से क्लच के एंगेज और डिसएंगेज होने से पावर ट्रांसमिशन जो है ये पावर ट्रांसमिशन हो रहा है। तो पावर ट्रांसमिशन करते समय ये ध्यान में रखना है कि ये जो क्लचेस है ये मैकेनिकल डिवाइसेस है और इनको मेटल से बनाया हुआ रहता है, फ्रिक्शंस पैदा करते हैं जब वो चलते हैं तो इनको सही तरीके से देखभाल करने की ज़रूरत होती है। सही तरीके से देखभाल ना करने पर क्या हो जाएगा कि क्लच जो है ये काम करना बंद कर देंगे या उनकी लाइफ जो है उस लाइफ के ऊपर असर हो सकता है। क्लच एक ज़्यादा समय तक चलने वाला ऑटो पार्ट है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। ये पार्ट खराब ड्राइविंग के कारण या खराब ऑपरेटिंग की वजह से समय से पहले बदलने की या रिपेयर करने की नौबत आती है। इसकी वजह से समय से पहले आपको मशीन या इंजन के ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ सकता है। क्लच की विफलताओं को कम करने के लिए या कम करके खर्चों को कम करने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी या याद रखनी चाहिए जो कि निम्न प्रकार है। जैसे कि लिमिट पेडल प्रेशर, पहला जो है ये लिमिट पेडल प्रेशर है। पेडल के ऊपर सही या योग्य दबाव बनाना, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लिमिट पेडल प्रेशर। समय से पहले क्लच का फेल होने की वजह जो होती है ये वजह लगातार पेडल के ऊपर प्रेशर या दबाव डालना होता है। बहुत सारे लोग कंटिन्यूअसली क्लच को ऑपरेट करते रहते हैं तो क्लच को जरूरत होने पर ही ऑपरेट करना, अगर कंटिन्यूअसली बिना मतलब कि आप क्लच को ऑपरेट कर रहे, एंगेज और डिसएंगेज करने का काम कर रहे, जिसकी वजह से क्लच की जो प्लेटें होती है, फ्रिक्शन प्लेटें, वो घिस जाएगी और क्लच खराब हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है उसको कहा जाता है अवॉइड क्लच ब्रेकिंग। क्लच ब्रेकिंग ना करना, जब भी ब्रेकिंग की जरूरत आन पड़े तो क्लचिंग का उसके साथ हर बार इस्तेमाल करना जरूरी नहीं होता है। मतलब आपको ब्रेकिंग करना है, आप एग्जांपल के तौर पे आप गाड़ी चला रहे हो, आपको ब्रेक मारना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्लच को दबाते हैं फिर ब्रेक को मारते हैं, लेकिन जहां पे जरूरत नहीं वहां पे क्लच को दबाने की कोई जरूरत नहीं है। हर बार क्लचिंग और ब्रेकिंग के साथ आप अगर इंजन को चला रहे हो तो जिसका मतलब है कि आपका जो क्लच है वो क्लच खराब हो सकता है। इसकी जगह
जैसे कि उतार वाली जगह है और उतार वाली जगह पर आप इमरजेंसी ब्रेक इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कोई उतार है, इंक्लिनेशन है, ऐसी जगहों पे आप चढ़ रहे या उतर रहे और आपको गाड़ी को रोकना है, तो वहां पे आप इमरजेंसी ब्रेक लगाकर गाड़ी को खड़ा कर सकते हैं। कंटिन्यूसली ब्रेक और क्लच दोनों को दबा के रखने की कोई जरूरत नहीं होती है। उसके बाद तीसरा जो टाइप है उसको कहा जाता है प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्लूइड। सो द्रव पदार्थ से सुरक्षा करें। मतलब क्या है, कुछ जो क्लचेस है ये ड्राई क्लचेस होते हैं, कुछ कैसे होते हैं वेट क्लचेस होते हैं। तो जो क्लचेस ऑयल के साथ में सही तरीके से काम नहीं कर सकते हैं, उन क्लचेस को हमेशा लिक्विड के कांटेक्ट से दूर ही रखना जरूरी है। अगर वो लिक्विड या द्रव पदार्थ के कांटेक्ट में आए या संपर्क में आ जाए तो दूषित हो सकते हैं या उसके अंदर खराबियां पैदा हो सकती है और जिसकी वजह से वो सही तरीके से काम नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है उसको कहा जाता है मिनिमाइज द लोड, लोड कम करना। कोई इंजन है, कोई कार है, बाइक्स है, उनके ऊपर रिक्वायर्ड लोड जो है वही लोड होना चाहिए। अगर किसी वाहन या इंजन के ऊपर अधिकतर भार या ऊपर अधिकतर लोड आ जाए तो उस अधिक लोड की वजह से क्या हो सकता है, क्लच में प्रेशर आ सकता है और प्रेशर आके उसके अंदर घिसाव होके क्लच खराब हो सकता है। इसके अलावा रफ शिफ्टिंग की वजह से भी क्लच खराब होते हैं, तो शिफ्टिंग भी सही तरीके से करना जरूरी होता है। सो इन चीजों के ऊपर अगर हम लोग ध्यान दें तो क्लच जो है ये क्लच सही तरीके से फंक्शन कर सकते हैं। तो क्लच के लिए रिक्वायर्ड जो कुछ बेसिक चीजें हैं जिसकी वजह से क्लच की लाइफ हम लोग बढ़ा सकते हैं, वो चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जानकारी यहाँ पे ली है। सो थैंक यू वेरी मच। हमारा पावर ट्रांसमिशन में क्लच ये जो मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।